बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट एक चार्ट है, टेबल है। ये आपकी जो पूरी स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली, उस स्टैटिस्टिक्स को जो है वो इसको कवर करता है। जिस तरह हम बात करते हैं कोरिलेशन की, टी टेस्ट की, अनोवा की, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, कौन काई स्क्वायर की, रिग्रेशन की, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज जो है वो यूज होती है, किस किस तरह के वेरिएबल्स में, किस किस तरह की इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा हो, या रिसर्च क्वेश्चन सॉरी, रिसर्च क्वेश्चन कैसा हो, तो तब जो है वो कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो यूज होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो आज हमने जो है वो ये देखना है। आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है पहले, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था। तो अब जो है वो हम ये देख लेंगे कि बेसिकली किस तरह का रिसर्च क्वेश्चन हो। तो हम देखेंगे उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उसमें कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती है। जिस तरह मैं बात करता हूँ, अगर हमने रिलेशनशिप देखना हो तो हमारे माइंड में फौरन आ जाता है कि हमने कोरिलेशन यूज करनी है। हमने डिफरेंस देखना हो तो हमारे माइंड में आ जाता है कि हमने टी टेस्ट देखना है। तो इसी तरह हमने ऑलमोस्ट जो है वो सारी की सारी चीजें एक दफा देख लेनी है कि कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक कहाँ कहाँ पे किस किस रिसर्च क्वेश्चन को डील करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं पर्पस जो है वो अगर आपका पर्पस एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप हो, यानी आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप मालूम करना हो। अब रिलेशनशिप कई तरह के हैं, एक ये भी रिलेशनशिप है, फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सारे के सारे जो है वो रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप को हम देखेंगे वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इस रिसर्च क्वेश्चन की। हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड ड्रॉप आउट रेट्स फ्रॉम थेरेपी। ठीक है, यानी कि हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि जेंडर का और ड्रॉप आउट रेट का थेरेपी से, यानी क्या मेल थेरेपी से जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फीमेल थेरेपी से ड्रॉप आउट हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा यूज होगा और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा यूज होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की, तो ये दो तरह के स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट होते हैं। एक बात याद रखें, पैरामीट्रिक टेस्ट की सबसे बड़ी निशानी जो है वो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बताने लगा हूं। जो मेन डिफरेंस है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका डाटा होता है। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि वो डाटा, उसके वेरिएबल जो है वो इंटरवल या रेशो स्केल पे होंगे, यानी कैटेगरीज नहीं होंगी, ऑर्डर में नहीं होंगे। आपने पढ़े हुए हैं ना स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो नॉमिनल में क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं। इंटरवल ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंक्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इंटरवल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूज होता है। रेशियो में क्या होता है, कंटिन्यूज होता है विद मीनिंगफुल जीरो। यानी जीरो का मतलब होता है कि जीरो नहीं है तो इसका जीरो का मतलब है कि नथिंग, खत्म। ठीक है, तो उसका एक मानी होता है। तो इंटरवल में भी जीरो होता है लेकिन उसमें मीनिंगफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह, उसकी वजह यह है या उसका मतलब ये है कि जब हम इंटरवल स्केल में जीरो की बात करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर में भी जीरो होता है। इंटरवल स्केल पे है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में जीरो का मतलब ये तो नहीं है ना कि जीरो टेम्परेचर हो गया तो टेम्परेचर ही खत्म हो गया, नहीं, बल्कि वो फिर माइनस में भी चला जाता है। -1 2 3 4 एंड सो ऑन कई जगह पे जो है वो माइनस। मैं अभी इन सर्दियों में देख रहा था -45। वो जो रूस का एक था शहर, कौन सा, मॉस्को था, वहां पे -50, -54। तो ये जो है, ये माइनस का मतलब जो होता है वो जीरो नहीं है। तो जब माइनस का मतलब है कि जीरो नहीं, यानी कोई चीज खत्म नहीं हुई, तो वो इंटरवल स्केल पे है। लेकिन जब माइनस का मतलब है कि यहाँ पे जीरो का मतलब है जीरो, नथिंग, फिनिश्ड, खत्म, तो वो जो है वो रेशो स्केल पे होता है। जैसे वेट, अब वेट जीरो का मतलब है कि वेट है ही नहीं। हाइट, हाइट जीरो का मतलब है कि हाइट है ही नहीं। विड्थ, विड्थ जीरो है तो इसका मतलब है नो विड्थ। ठीक है, लेंथ, लेंथ जीरो है तो इसका मतलब है नो लेंथ।
लेकिन ये क्या है, ये रेशियो स्केल पे है। लेकिन जब हम कहते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 0 का मतलब है यस टेम्परेचर एग्जिस्ट, तो ये इंटरवल स्केल पे है। तो ये है डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, कि वो टेस्ट जिनमें वेरिएबल्स इंटरवल या रेशियो स्केल पे हो, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डिनल हो या नॉमिनल हो। तो अब हम बात कर रहे हैं इस रिसर्च क्वेश्चन की कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड ड्रॉप आउट रेट्स फ्रॉम थेरेपी। तो जब हमने इस रिसर्च क्वेश्चन को देखना है कि इसके साथ स्टैट्स की टेक्निक कौन सी यूज होगी, तो पैरामीट्रिक टेस्ट तो कोई भी नहीं यूज होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो जेंडर भी क्या है, कैटेगोरिकल है, मतलब मेल फीमेल, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कैटेगरीज का मैंने आपको बता दिया ना कि जहाँ कैटेगरी है वहां नॉमिनल है। तो नॉमिनल के लिए जो है, जहां डाटा नॉमिनल और ऑर्डिनल में हो, वहां पे आपके पास पैरामीट्रिक स्केल नहीं होता, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। तो जब इस तरह का रिसर्च क्वेश्चन हो जिसमें रिलेशनशिप जो है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल में पाया जाए, तो वहां पर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज काई स्क्वायर। अब इस रिसर्च क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, वन कैटेगोरिकल वेरिएबल, दिस वन। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है, सेक्स नीचे लिखा हुआ है, मेल फीमेल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वन कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन सा, ड्रॉप आउट रेट, यानी कि ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम थेरेपी, यस या नो, ड्रॉप आउट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ये दो कैटेगरीज हैं। तो ये जो है, ये आपका पहला रिसर्च क्वेश्चन था जिसमें आपने चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया। चूंकि वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल थे, लिहाजा पैरामीट्रिक टेस्ट कोई नहीं यूज होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो आपका काई स्क्वायर यूज होगा। अब आ जाते हैं दूसरे टेस्ट की जाने। दूसरा टेस्ट क्या है, इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ऑप्टिमिज्म स्कोर। अब यहां पर क्या है जी, अब यहां पर आपके पास पैरामीट्रिक टेस्ट यूज हो रहा है, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप जिसको कोरिलेशन कह रहे होते हैं ना, सादा पियर्सन कोरिलेशन, उसका पूरा नाम है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उसमें क्या यूज होगा, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ऑप्टिमिज्म स्कोर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी, दो कॉन्टिन्यूज वेरिएबल यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो कॉन्टिन्यूज वेरिएबल यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके सामने क्या है, एज, एज भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना। अब मतलब एज 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, 1.25 साल, 2 साल, 2.25 साल, इस तरह करके वो कॉन्टिन्यूज है। और ऑप्टिमिज्म का स्कोर भी आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूज है। अच्छा, इसमें आज इसका फीचर अगला देख लेते हैं, दिस वन, वन सैंपल विद स्कोर्स इन टू डिफरेंट मेयर्स ऑन सेम मेयर एट टाइम 1 एंड टाइम 2। यानी कि इसमें क्या है, इसमें एक ही सैंपल है ना, उसके दो डिफरेंट मेजर्स हैं। एक सैंपल कौन सा है, ठीक है, आपका जो जिसकी भी आप एज और ऑप्टिमिज्म स्कोर ले रहे हैं, उसका एक मेजर कौन सा है, एज, दूसरा मेजर कौन सा है जो है वो ऑप्टिमिज्म का स्कोर। एक टाइम पर एज आप ले रहे हैं, दूसरे टाइम पे आप ऑप्टिमिज्म का स्कोर ले रहे हैं, और उनको आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो जब दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हों, तो उनको जब आप रिलेशनशिप देखेंगे, तो वहां पे आप पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी यूज कर सकते हैं, और स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। आगे आ जाता है, थर्ड रिसर्च क्वेश्चन इज, after controlling for the effects of socially desirable responding bias, is there still a relationship between optimism and life satisfaction? ठीक है जी। यानी वो कहता है कि जब आपने सोशल डिजायरेबिलिटी को कंट्रोल कर लिया, आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी, सोशल डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग बाइस, यानी आपने जब सोशल डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग बाइस को कंट्रोल कर लिया, तो वो कहता है उसके बाद भी क्या ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फेक्शन के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। अब जब आप किसी तीसरे वेरिएबल को बात कर रहे हैं कंट्रोल करने की, कंट्रोल करने के बाद जब आपने रिलेशनशिप देखना है, तो वहां पे आ जाएगा जी पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है,
ये बुक जो है वो मेरे पास उसका चैप्टर भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो खैर वो चैप्टर तो अब मैं आपको नहीं यहाँ पे निकाल के दिखा सकता, वो पूरी बुक मेरे पास सॉफ्ट में नहीं है, तो हार्ड में ही है, तो मैंने ये स्कैन उसी से किया है। तो वहां पे अब क्या है, पार्शियल कोरिलेशन है। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा यूज होगा, जब हम किसी तीसरे वेरिएबल को कंट्रोल करके, दो वेरिएबल्स के अंदर, किसी शख्स के अंदर तीन वेरिएबल है ना, तो हम उसको कंट्रोल, एक को हमने कंट्रोल कर लिया और बाकी दो का आपस में रिलेशनशिप देखा, तो तब हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल कोरिलेशन। तो जब भी कोई ऐसा रिसर्च क्वेश्चन हो कि आपसे पूछा जाए कि आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ फला 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 वेरिएबल, तो क्या दो वेरिएबल, उन अगले दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है, तो आप वहां पे यूज करेंगे पार्शियल कोरिलेशन। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ टू आर मोर, सेट ऑफ सॉरी टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स and one continuous variable you wish to control for optimism, life satisfaction scores on a social desirability scale। ठीक हो गया जी, यानी कि आपके पास दो कंटिन्यूस वेरिएबल हो जिनका रिलेशनशिप देख रहे हैं, और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो हो जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका तब जाके पार्शियल कोरिलेशन यूज होगा। आगे आ जाता है चौथा रिसर्च क्वेश्चन, दिस वन, how much of the variance in life satisfaction scores can be explained by self-esteem, perceived control and optimism, optimism, ठीक है, which of these variables is the best predictor। अच्छा, जब इस तरह की बात हो, प्रिडिक्टर की बात हो, कि जब आपको कहें कि जी क्या एक वेरिएबल दूसरे को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो जब तो वन टू वन वेरिएबल होगा तो हम क्या कहेंगे, रिग्रेशन। जब भी प्रिडिक्शन की बात हो ना वेरिएबल्स में, कोई भी रिसर्च क्वेश्चन देखें, आपको लगे कि वहां पे बात हो रही है प्रिडिक्शन की, कि क्या फॉर एग्जांपल क्या लाइफ सेटिस्फैक्शन प्रिडिक्ट कर रही है इंसान के मूड को, या मूड जो है वो मूड स्टेट प्रिडिक्ट कर रहा है इंसान की लाइफ सेटिस्फैक्शन को, तो जहां भी प्रिडिक्शन की बात हो तो वहां पर रिग्रेशन यूज होगा। अब रिग्रेशन यहाँ पे आगे आप देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में लिखा हुआ है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल जो हैं उनकी बात हो रही है। मसलन दोबारा मैं पढ़ देता हूँ रिसर्च क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द वेरिएंस इन द लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी आपका जो लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर है वो कहता है कि कितना ज्यादा वेरिएंस आ रहा है उसमें। वेरिएंस का मतलब है कितनी तब्दीली आ रही है, वेरिएंस का मतलब यही होता है ना, वेरी, वेरी का मतलब है तब्दील होना, मुख्तलिफ, चेंज, अलग अलग। तो वेरी का मतलब है कि कितनी ज्यादा लाइफ सेटिस्फैक्शन में चेंज आ रही है बाय सेल्फ स्टीम, यानी कि कौन कौन से वेरिएबल लाइफ सेटिस्फैक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सेल्फ स्टीम, परसीव्ड कंट्रोल एंड ऑप्टिमिज्म। तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल किसी एक वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हो मिलके, यानी प्रिडिक्ट करने वाले वेरिएबल ज्यादा हों, और जिसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं यानी आउटकम वेरिएबल, डिपेंडेंट, अब प्रिडिक्टर वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और जिसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, मल्टीपल रिग्रेशन यूज होगा, जब प्रिडिक्टर वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो और आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, तो कब क्या होगा, मल्टीपल रिग्रेशन यूज होगा। तो इसमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कोई भी नहीं है, देखें नन लिखा हुआ है। अब आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें देख लेते क्या होता है, सेट ऑफ, यहाँ पे आ गया, सेट ऑफ टू आर मोर कॉन्टिन्यूस इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेल्फ स्टीम परसीव्ड एंड ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेट ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वन कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, कॉन्टिन्यूस हो, और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और कॉन्टिन्यूस हो, साफा से लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस, तो जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करें, उन पे इफेक्ट डालें, उसको वेरिएट करें, यानी उसमें चेंज लेके आए, तब आप क्या यूज करेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है जी। अब अगला रिसर्च क्वेश्चन आ जाता है, दिस वन, व्हाट इज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द items that make up the positive and negative effect scale, how many factors are involved। यहां पर
अब आपने एक नया स्केल बनाया, जब ये आगे बात हो रही है फैक्टर एनालिसिस की, ये एक शायद आपके लेवल से, मुझे नहीं पता, कई लोगों ने शायद पढ़ा हो मेरे लिए। फैक्टर एनालिसिस हम उस वक्त पढ़ते हैं जब एमफिल पीएचडी में जाके आप कोई नया स्केल बनाते हैं। तो अब आप देखते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल किसी स्केल के जो है वो 20 25 30 50 100 आइटम है। तो उन 100 आइटम्स को हम कहते हैं मैनिफेस्ट वेरिएबल, और उन 100 आइटम के अंदर फैक्टर्स बने हुए होते हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन जब इन 100 आइटम को आप कलेक्ट करके डाटा, क्वेश्चनियर का डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो आप एसपीएसएस में डालते हैं, और आप कहते हैं जी कि मुझे फैक्टर एनालिसिस करना है उसका। तो जब आप फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक यूज करते हैं तो वो क्या होता है, आपको अंडरलेइंग फैक्टर्स दे देता है। फैक्टर एनालिसिस बेसिकली तब यूज होता है जब आपने किसी नए वेरिएबल, नए बने हुए स्केल के फैक्टर्स निकालने हो, देखना हो कि इस स्केल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। यानी कि जिसको आप सम टाइम देखा आपने, कुछ वेरिएबल्स मिला के एक सब स्केल या फैक्टर बना रहे होते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल कई मिलके जो है वो एक और फैक्टर बना रहे होते हैं। तो जब आपने वेरिएबल्स को डाला एसपीएसएस में, उनकी एनालिसिस किया, और उसके नतीजे में जो फैक्टर आए, तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उन फैक्टर्स को निकालने के लिए, दैट इज फैक्टर एनालिसिस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अब नॉन पैटर्न पैरामीट्रिक टेस्ट कोई भी नहीं होता। जब आपने कोई फैक्टर निकालने हो ना, अंडरलेइंग फैक्टर्स मालूम करने हो किसी स्केल के, तो उसके लिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कोई भी नहीं होता। पैरामीट्रिक उसके लिए फैक्टर एनालिसिस होता है। तो वहां पे आप फैक्टर एनालिसिस यूज करेंगे। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, सेट ऑफ रिलेटेड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आइटम्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट स्केल। यानी ये तो वैसे उन्होंने स्केल का एक नाम दे दिया ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट स्केल उन्होंने बनाया। तो उन्होंने कहा जी कि इसके जो वेरिएबल्स होंगे, जो कंटिन्यूस वेरिएबल आइटम्स, यानी जितने भी उसके आइटम है, उस पे आपने फैक्टर एनालिसिस लगा दिया उन आइटम्स को एक्सपीएसएस में डाल के। तो उसने, उस फैक्टर एनालिसिस ने उन आइटम से फैक्टर मजीद बना दिए कि आइटम नंबर 1 2 6 15 20 25 जो है वो फला फैक्टर में आ रहा है। आइटम नंबर 2 4 6 8 10 12 14 फला में आ रहा है। आइटम नंबर 3 7 9 23 25 37 35 वो फला फैक्टर में आ रहा है। तो फैक्टर एनालिसिस बेसिकली आइटम्स को फैक्टर्स में तब्दील कर देता है। तो इसके लिए क्या होगा, आप जो है वो फैक्टर एनालिसिस यूज करेंगे। तो ये कोरिलेशनल है बेसिकली, कि जिस तरह के अगर आपके पास को, अच्छा, अब फैक्टर एनालिसिस में भी रिलेशनशिप देखते हैं ना हम। अब इसको आपने रिलेशनशिप की कैटेगरी में पढ़ा है कि पर्पस क्या है ऊपर, एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ जब फैक्टर एनालिसिस में आप फैक्टर बनाते हैं ना, तो फैक्टर बनते ही तब है जब आइटम्स का आपस में, जिन आइटम्स का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, उनको मिला के एसपीएसएस एक फैक्टर बना देता है। फिर जिन दूसरे आइटम्स का आपस में एक दूसरे के साथ कौन रिलेशन बना रहे हो, दोनों, तीनों या 6 या 10 आइटम, ये जितने भी है वो उनका अलग से आपस में रिलेशनशिप बना हुआ हो या ग्रुप बना हुआ हो, तो उनका अलग फैक्टर हो जाता है। फिर एक तीसरा ग्रुप होता है आइटम्स का जो आपस में रिलेशनशिप कायम किए हुए होता है, उनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा होता है, तो उन सारा ग्रुप को उठा के वो तीसरा फैक्टर बना देते हैं। तो यहाँ पे भी बात हो रही है रिलेशनशिप की। ठीक है। ऊपर वाली जो ये है 1 2 3 4, इनमें वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखा जा रहा है, और फैक्टर एनालिसिस का फैक्टर एनालिसिस में आइटम्स का आपस में रिलेशनशिप देखा जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपने देखना है। ठीक है। इसके बाद जो है वो फिर कोशिश करता हूँ थोड़ी देर बाद आपको इसका अगला जो है वो पोर्शन वो भी पढ़ा दूं। सेकंड नंबर जो है वो पेज है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊं, तो इसको आप एक दफा देखें। अस्सलाम वालेकुम।